हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आज एक फिर नए चैप्टर के साथ कुछ नए कंसेप्ट्स को बेसिक से क्लियर करने के लिए मैं फिर यानी कि आपके बायोलॉजी टीचर जीपी सिन्हा आपके साथ। और इस सीरीज में जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, उस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारी पूरी की पूरी नेचर, जो हमारे सराउंडिंग्स में इस अर्थ पर हम देखते हैं, रंग बिरंगे खूबसूरत पेड़ पौधे, जीव जंतु और ये सभी एनिमल्स और प्लांट्स, इतनी सारी वैरायटीज हैं अर्थ पर कि डाइवर्सिटी बनती ही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और इस डाइवर्सिटी को आज कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ हम लोग। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा क्लासिफिकेशन के बारे में। बच्चों, ये चैप्टर जब भी आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी है, आपको बोरियत मिली है, वो शायद इसीलिए क्योंकि पूरी तरीके से नेचर के साथ आप नहीं जुड़ पा रहे हैं। और आज मैं नेचर के साथ ही आप लोगों को जोड़ूंगा। चलिए बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। बच्चों, सबसे पहली बात कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशंस की स्टडी के बारे में बताती है, राइट? दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इस बात को ध्यान रखें, टैक्सोनॉमी को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू राइट दैट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशंस। यानी कि हमें क्लासिफिकेशंस की अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए बायोलॉजी में एक अलग से ब्रांच बनानी पड़ी जिसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। चलिए दूसरी बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी के फादर यानी कि टैक्सोनॉमी नाम की ब्रांच को बनाने वाले कौन थे? और वो थे कैरोलस लीनियस नाम के बायोलॉजिस्ट। बहुत सारा वर्क इन्होंने किया, बहुत सारी रिसर्च इन्होंने की क्लासिफिकेशन के फील्ड में, जिसके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ते चले जाएंगे। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों महसूस होती है? देखिए बच्चों, हमारी अर्थ पर चारों तरफ इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं। अर्थ पर अलग है, समुद्र में अलग है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में अलग है, एयर में अलग है। इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स और उनके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने सारे हैं कि अगर हम एक एक करके सबको अलग अलग स्टडी करने की कोशिश करें, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। संभव ही नहीं है उसको। कैसे उनको स्टडी किया जाए जब उनकी संख्या ही करोड़ों में है? तो फिर साइंटिस्टों के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना ऐसा करें कि जो एक से दिखाई देते हैं, जिनके कैरेक्टर्स एक से हैं, तो उनको हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं और उनमें से अगर किसी एक को हम स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन सभी की स्टडी हो जाएगी। और इसी को क्लासिफिकेशन कहा गया। लेकिन क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर चाहिए होता। जैसे कि बच्चों, आप लोग अपनी क्लास में हैं और आपके क्लास में मौजूद जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमें कोई क्राइटेरिया तो लेना पड़ेगा। जैसे कि हाउ मेनी गर्ल्स एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, राइट? या ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्पेक्स लगाते हैं या नहीं लगाते, राइट? ऐसे कितने बच्चे जिनकी हाइट 5 फीट से ज्यादा है, ऐसे कितने बच्चे जिनकी हाइट 5 फीट से कम है। यानी कि हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर लेना पड़ता है क्लासिफिकेशन के लिए। और कुछ इसी तरीके के क्राइटेरिया का यूज किया गया बायोलॉजी के फील्ड में भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में, राइट? द यूज ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर, जिसे हमने क्राइटेरिया वर्ड का, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ classification. The process of arranging similar groups or categories on the basis of similarities and dissimilarities is called classification. तो ये थी बच्चों क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन।
चलिए आगे चलते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के क्या फायदे हैं। राइट सबसे पहली बात तो ये है कि इट मेक्स द स्टडी ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी। बहुत सारे अर्थ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनकी स्टडी इजी हो जाती है, वरना अगर एक एक करके अलग अलग सबको स्टडी करना पड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाता, या मैं कहूंगा कि दैट वाज नॉट पॉसिबल। इट प्रोवाइड्स बिफोर अस ए पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एट ए ग्लांस। एक नजर में क्लासिफिकेशन की जब फ्लो चार्ट को हम देखते हैं तो लगभग सारा कुछ हमें दिखाई दे जाता है एक ही नजर में, एंड इजी हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और क्लासिफिकेशन के दौरान जब ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस किया जाता है, तो उनके बीच में आपस में क्या रिलेशंस बन रहे हैं, क्या इंटर रिलेशनशिप है, दैट कैन ऑल्सो बी स्टडीड। और क्लासिफिकेशन forms a base for the development of other biological science। यानी कि क्लासिफिकेशन जब करते हैं बच्चों तो वहीं से हमें वो नए रास्ते दिखाई देते हैं कि क्या और नई ब्रांचेस बायोलॉजी के फील्ड में डेवलप की जा सकती हैं। तो ये सब थे एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। और यहां बहुत खूबसूरत बर्ड आपको दिखाई दे रही है, रंग बिरंगी ये बर्ड साफ साफ कह रही है कि हमारी नेचर वास्तव में बहुत खूबसूरत है। चलिए आगे चलते। जहां मैं बात कर रहा था क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया बायोलॉजिकल फील्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो हम कौन से क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं बच्चों? इसमें हम सेल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, यानी कि कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, या ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं those are made up of single cell only, and ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं those are made up of many cells, right? बॉडी स्ट्रक्चर भी एक क्राइटेरिया हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बच्चों की, ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि कौन कौन से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है। और फॉर्म्स एंड फंक्शन ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं अब एक नई जानकारी आप लोगों को दूंगा कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने प्रपोज की थी? वॉल्टर जी रोजन नाम के एक बायोलॉजिस्ट जिन्होंने ये टर्म प्रपोज की, और इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कि सबसे पहली बात है कि ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। हमारी अर्थ पर बहुत सारी फूड चेन्स पाई जाती हैं, बहुत सारे फूड वेब पाए जाते हैं, और साथ साथ उनका एक रिलेशनशिप होता है बच्चों
abiotic factors like air, water, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, soil, fire, sunlight, बहुत सारे ऐसे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिसके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और यही रिलेशनशिप एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। तो मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, यही बायोडाइवर्सिटी इस इकोसिस्टम के बैलेंस को, इसके एक संतुलन को मेंटेन करने का काम भी करती है। दूसरी बात, यही बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इट प्रोवाइड्स सोशल बेनिफिट्स ऑल्सो। अब बेसिकली जो क्लासिफिकेशन में हियरार्ची का मतलब बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते चले जाए, हियरार्ची कहलाता है सबसे बड़ा ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसको किंगडम कहा जाता है। और किंगडम में बनते हैं बहुत सारे फाइलम और यही फाइलम्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारी क्लासेस में, और क्लासेस के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद जीनस, और आखिर में बच्चों स्पीशीज। तो ये सब, ये जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ हम बढ़ते हुए जो ये हमें एक ऑर्डर मिलता है, एक सीरीज मिलती है, दिस इज कॉल्ड द हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए अब सबसे पहला क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कौन सा था, इसके बारे में मैं आपको जानकारी जरूर देना चाहूंगा। तो पहला सिस्टम जो कि हमारे बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था, उन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक प्लांट और दूसरे एनिमल्स। यानी कि प्लांट और एनिमल्स में सबसे पहले डिवाइड किया गया ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते थे, उनको प्लांट कहा गया, और जो अपना फूड खुद नहीं प्रोड्यूस करते थे उनको एनिमल कहा गया। लेकिन केवल दो जगह कैटेगराइज करने से बात नहीं बनी, क्योंकि सिस्टम अपने आप में इनकम्प्लीट था। इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को केवल दो किंगडम्स में डिवाइड कर देने से स्टडीज इजी नहीं हो पाई, बल्कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म जरूर पैदा हो गए। तो इस सिस्टम को हमने एक इनएडिक्वेट सिस्टम कहा। इसके बाद में जो सिस्टम आया, जो कि आर.एच. विटेकर नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था, दैट वाज 5 किंगडम सिस्टम। इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आचार्य कॉर्नर पर करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपनी सेकंड वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।